सभी को नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आज विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामना देते हुए मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दीक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज 31/12/2021 का सीडीपी का 15 प्रश्न के बाद का 15 प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 15 प्रश्न के बाद का प्रश्न यानी 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कुछ इस तरह से हिंदी में है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन? नहीं, देखिए सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन नहीं होती, सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होती। यहाँ पे होगा अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे यह सवाल क्या होगा? यह सही नहीं है, यह नहीं होगा। लेखन वैकल्पिक, इसे पढ़ने में कठिनाई यानी डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में रीडिंग में डिफिकल्टी होती है, यह सही है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा मिलान सही है, तो मिलान कौन सा सही होगा? तो होगा बौद्धिक स्तर एक स्थायी व्यक्तित्व अभिलक्षण, व्यक्तिगत अभिलक्षण, तो यूनिट रेट्स यह भी नहीं है। समावेशन विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, तो इसे समावेशन नहीं कहते, इसे कहते हैं सेग्रीग्रेशन। अगर विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट असमर्थ विद्यार्थियों को अगर वहां पे लेके जाएंगे उसे कहते हैं सेग्रीगेशन, उसे इंक्लूजन नहीं कहते हैं। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न हो गया, 17वें पे आते हैं, यानी आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है हिंदी में, देखते हैं और इसके ऑप्शंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अधिगम निःशक्तता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? यानी जो बच्चे अधिगम निःशक्तता यानी लर्निंग डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, उनके समावेशन के लिए कौन सी क्रिया प्रभावशाली होगी? यहाँ पे बात कर रहा है कौन सी क्रिया होगी, तो कौन सी क्रिया में कह रहा है कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए विविध बहुविध साधनों का प्रयोग। चलिए एक हो गया। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि हाँ यह कुछ थोड़ा सही हो सकता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविध साधनों का प्रयोग, यह थोड़ा सही हो सकता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक योजना को समुन्नत करना, तो यह भी समथिंग, यह भी सही हो सकता है। कह रहा प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पाद उन्मुख प्रक्रिया को बढ़ावा देना, यहाँ पे यह नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट को ज्यादा महत्व नहीं देना है, यह नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना, तो अनदेखी भी नहीं करना। तो जवाब देखिए 1 और 2 होगा। तो यहाँ पे 1 और 2 किसमें आ रहा है? जवाब में आ रहा है 3 में। राइट आंसर क्या होगा? होगा 3, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न पे। 18वां प्रश्न है यहाँ पे, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? तो देखते हैं। भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना, बस मात्र एक ही भाषा को, हिंदी वहां पढ़ाई जा रही तो हिंदी को, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही तो अंग्रेजी को, गुजराती पढ़ाई जा रही तो गुजराती को, नहीं, वहां पे बहुविध साधनों को प्रयोग करना होगा, तो यह तो नहीं होगा। विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखेंगे, नहीं। यहाँ पे कह रहा है कोई ऐसा विद्यार्थी है जो अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, तो उसे विशेष विद्यालय में देना, नहीं, यह नहीं होगा। अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ का प्रस्ताव करने से, शब्द अर्थ का प्रस्ताव करने से, तो यह भी सही होगा। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड मीनिंग इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली, यानी जो उससे समरूप वाला शब्द है उसी शब्द अर्थ को वहां पे बच्चे को प्रस्तुत करना। जवाब यहाँ पे होगा 3 से होगा। भाषाओं को मिश्रित रूप में फटकारना चाहिए, नहीं, यह भी क्या होगा? गलत होगा। चलिए 19वां प्रश्न लेते हैं। 19वां प्रश्न है, समावेशी कक्षा में क्या होता है? तो समावेशी कक्षा में क्या होता है? यार विशेष आवश्यकता वाले छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाली साधारण पाठ्य पुस्तक को अपने अनुकूल बनाए। ओ ये तो बिल्कुल गलत है। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी विद्यालय में लाना है, उनके अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि जो सामान्य पाठ्यक्रम उसी को बच्चे वह शामिल कर ले। तो भले सामान्य पाठ्यक्रम हो, वह अनुकूलन कौन करेगा? वह अनुकूलन वहां का प्रशासन करेगा, वहां के विद्यालय के प्रबंधन करेगा, वहां के टीचर करेंगे, ना कि बच्चा करेगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्यधारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री को पढ़ाया जाना, नहीं, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। आगे चलते, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ अलग कक्षा कक्ष में किया जाए, यह तो इंटीग्रेशन का होगा, यह भी नहीं होगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है, प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने के लिए वचनबद्धता होती है। जवाब क्या होगा? यही सही होगा। एक समावेशी कक्षा में क्या होगा कि विशिष्ट जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें मुख्यधारा वाले स्कूल में पढ़ाया जाए
और उनके लिए जितने भी उनकी पूर्ण सहभागी के लिए जितने भी अवरोध हैं उन सारे अवरोधों को हटाया जाए। जवाब क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे है चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में पढ़ाते समय, एक समावेशी कक्षा में पढ़ाने वाला छात्र सौरभ, पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित में से विशेषता को दर्शाता है। वहां पे तो वह कैसा होगा? आप पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं को बहुत नजदीक या बहुत दूर पकड़ता है, बार बार आंख झपकाता है और एक आंख बंद करता है, आंखों में लगभग लालिमा होती है, चाकबोर्ड पर लिखी हुई विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है? यह कौन सी परिस्थिति की ओर संकेत करती है? क्या वो प्रबंधित की पक्षाघात होगा? नहीं, प्रबंधित की पक्षाघात वाला देखने में वह उसको असमर्थता नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा है दृष्टिबाधिता, तो जवाब जो है वह दृष्टिबाधिता ही होगा, दृष्टिबाधिता ही होगा। वह व्यक्ति कैसा है? वह जो सौरभ है वह कैसा है? वह दृष्टिबाधित है। पठन वैकल्प नहीं होगा, उच्चारण वैकल्प नहीं होगा, यानी वह पढ़ते समय या तो स्वयं नजदीक को ले जाता है या आंख बार बार झपकाता है या चाकबोर्ड पर जो लिखी हुई वस्तुओं से गलत पढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है? वह बच्चा दृष्टिबाधित वाला है, यानी वह बच्चा विजुअली इंपेयर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एनईपी से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? तो कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया, इसकी बात कर रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना, उसे बढ़ावा देना, यह तो सुझाया गया है। नहीं सुझाया गया, हमें ये देखना कौन सा नहीं है। तो रट्टा मार सीखने की और परीक्षाओं के सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना, यह भी सुझाया गया, इस पर भी बल देता है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता पर यहाँ पे कह रहा है सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना और तार्किक निर्णय के नवीन नवचारिता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, यह भी एनईपी 2020 इस पर भी जोर देता है कि बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देना और सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना, यह भी जोर देता है। कह रहा है कक्षा में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, यह जवाब नहीं है, यह जवाब नहीं है। बाकी के ऊपर तीनों है कि पहचानना, उनकी क्षमताओं को पहचानना, उन्हें बढ़ावा देना, यह एनईपी 2020 जोर देती है। रट्टा मार को हटा करके संप्रत्यात्मक समझ पर बल देती है, ये भी है, और सृजनात्मकता पर पूरा ध्यान देती है तथा विवेचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग पर वह बढ़ावा देती है। यहाँ पे चौथा वाला जवाब नहीं है, बाकी सारे जवाब हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है विद्यालयों में, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 22वां प्रश्न है, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार के पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डॉट 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 से डॉट 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 और से डॉट डॉट की तरफ बढ़े। क्या, कैसा बढ़ाना चाहिए? यहाँ पे किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए उसकी बात कर रहा है। पाठ्यक्रम अमूर्त से मूर्त, स्थानिक से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त की तरफ तो होगा नहीं, मूर्त से अमूर्त, वैश्विक से स्थानिक, तो यह भी देखिए मूर्त से अमूर्त तक तो ठीक है, वैश्विक से स्थानिक यह ठीक नहीं है, यह गलत है। कह रहा मूर्त से अमूर्त और स्थानिक से वैश्विक की तरफ बढ़ना, यही जवाब क्या होगा? यह सही होगा। पहले मूर्त चीजें जो कंक्रीट चीज है उसे सिखाना, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज सिखाना, जो उसके स्थानिक जो लोकल की चीज है उससे जाकर के फिर जो है ग्लोबल की तरफ बढ़ना। तो यहाँ पे वोकल टू लोकल टू वोकल या वोकल टू लोकल करने की बात करिए ना मोदी जी ने, मोदी जी कहते हैं कि वोकल टू लोकल की बात करिए, तो यहाँ पे वोकल लोकल को वोकल बनाइए, वोकल टू लोकल बनाइए। यहाँ पे वोकल टू लोकल बनाने के लिए ऐसे ही लोकल टू वैश्विक की तरफ जाना, ग्लोबल की तरफ जाना। यहाँ पे जवाब क्या होगा? यहाँ पे तीन होगा। जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो वह मूर्त से अमूर्त की हो तथा स्थानिक से वैश्विक की तरफ बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है, एक अध्यापक पठन शुरू करने से के लिए अपने विद्यार्थी को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम को कौन सा सिद्धांत निहित है? कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि टीचर कैसा क्या प्रयास कर रहा है? प्रयास कर रहा है विद्यार्थियों को कलम, चीता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो पहचान करने की प्रोत्साहित करता है पठन शुरू करने से पहले। यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा क्रिया प्रसूत अधिगम नहीं, यह कहलाएगा शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलन नहीं, यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा न्यूनतावाद, तो न्यूनतावाद भी कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा संरचनावाद, यह कहलाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की अप्रोच कहलाएगा कि सबसे पहले कलम, चिता और पानी को अर्थपूर्ण शब्दों में पहचान कर ले, फिर उसका पठन शुरू करेंगे। कलम कैसी होती है, कलम को जान ले, चिता कैसा होता है उसको जान ले बच्चा, पानी कैसा होता है उसको जान ले बच्चा, फिर पठन का काम शुरू करेंगे। यह कहलाएगा क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाएगा। संरचनावाद
या इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो प्रोत्साहित किया जा सकता है दंड का प्रयोग करके, बिल्कुल नहीं। दंड का प्रयोग करके बच्चों में संप्रत्यात्मक बदलाव को नहीं प्रोत्साहित कर सकते हैं, यह तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुविध बहुविध उदाहरणों को बहुविध उदाहरणों को देकर बच्चों के को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर यह सही हो सकता है। बच्चों को सही संप्रत्याय का रट्टा मारने के लिए कहकर नहीं हो सकता है। बारंबार बेधन और अभ्यास द्वारा, यह कह रहा है कि रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क, तो ड्रिल और प्रैक्टिस से उतना ज्ञान संप्रत्याय का विकास नहीं होगा। यहाँ पे यह पहला और तीसरा और चौथा नहीं होगा। होगा क्या, दूसरा होगा कि विभिन्न उदाहरण दीजिए और बच्चों को तर्क लगाने के लिए कहिए, तर्क लगाकर खोजने के लिए कहिए। यहाँ पे जवाब क्या होगा, यही होगा। चलिए दो हो गया, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न लेते हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है, इसको भी हिंदी में लेते हैं। यहाँ पे एजर्सन सॉल्यूशन है, कह रहा है आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आशंकित और चिंतित रहता है। यानी वह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस स्पिरिट के बारे में वह जो है वह हमेशा डाउटफुल रहता है, वह चिंतित रहता है। कह रहा है प्रश्न, अ स्टूडेंट इन योर क्लास फील एनेक्सियस एंड कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एज ए टीचर यू फील, आपको क्या करना चाहिए, एक टीचर के रूप में आपको क्या करना चाहिए जब बच्चा प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के आशंकित है और चिंतित है। तो एक शिक्षिका के रूप में आपको लगता है उच्च स्तर की शैक्षिक आशंका को लोगों को अभिप्रेरित करना अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है, एक संधारणी और समृद्ध जीवन के मदद में करती है। तो उच्च जो है यह तो उतना सही नहीं हो सकता है, तो इसको हम गलत मानते हैं। विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी से भावात्मक डर पैदा होता है, जो विद्यार्थी की एकाग्रता शक्ति को, स्मृति की क्षमता को प्रभावित करती है। यह सही होगा। तो जवाब यहाँ पे क्या है, वह ए गलत है लेकिन बी सही है। ए गलत है लेकिन बी सही है, यह सही है। ए और बी दोनों गलत है, नहीं एक तो सही है, इसमें ए सही है लेकिन बी गलत है, नहीं ए और बी दोनों गलत है, या नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा बी सही है लेकिन ए गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न लेते हैं। 26वां प्रश्न है कुछ इस तरह से, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियां और दिव्यांग बालक तथा शिक्षा की पहुंच के संदर्भ स्तर पर है। यहाँ पे कह रहा है कि वंचित और लाभित बच्चे को बात कर रही है। चिल्ड्रेन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ऐसे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो बच्चे पहली बार विद्यालय जा रहे हैं वो बच्चे, गर्ल, और ऐसे बच्चे जो डिसेबल है, उनके लिए एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या करना चाहिए, एजुकेशन को एक्सेस करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, प्रतिकूल बनाना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि डिसएडवांटेज पोजीशन, एडवांटेज, इक्वल प्लेटफॉर्म या प्रिविलेज पोजीशन, यहाँ क्या करनी चाहिए, ऐसे संदर्भ में कौन सा स्तर है। तो ऐसे बच्चे जो अनुसूचित जाति वाले हैं, अनुसूचित जनजाति वाले बच्चे हैं, प्रथम पीढ़ी वाले बच्चे हैं, लड़कियां, दिव्यांग बच्चे हैं, शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में ऐसे स्तर पर क्या है, वह ऐसे को कहेंगे डिसएडवांटेज ग्रुप, या वह उसे कहेंगे क्या, डिसएडवांटेज। वो बच्चे कैसे स्तर के हैं, तो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं। इनके लिए हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर ऐसे बच्चे जो अनुसूचित जाति वाले हैं, जनजाति वाले बच्चे हैं, प्रथम पीढ़ी वाले बच्चे हैं, लड़कियां हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, इन सभी को कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप, जिनकी एनईपी 2020 में और जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, उसमें भी चर्चा करी गई है। ऐसे लोगों को कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एजर्सन और रीजन है। यहाँ पे एजर्सन से विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होता है और विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्यक्षों की समझ होती है। यहाँ पे कह रहा है, पहला वाला पहले फिर से पढ़ते हैं। विद्यालय में अधिगम बच्चों के सामाजिक संदर्भों से निर्लिप्त होता है, सही बात है। यह विद्यालय में प्रवेश से पहले छात्रों के पास पर्याप्त सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रत्ययों की समझ होती है, तो यह उतना सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही, लेकिन आर की व्याख्या नहीं करता है। ए सही लेकिन आर गलत है। यहाँ पे यह जो है ए सही हो सकता है और आर गलत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, एक छात्रा यह मानती है कि वह एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी और वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा का यह विश्वास उसके अधिगम को किस प्रकार से प्रभावित करता है?
तो छात्रा में अभिप्रेरण को वृद्धि करता है? नहीं भैया, यहाँ पे तो बच्ची कंफ्यूज है, तो अभिप्रेरण को कहाँ वृद्धि करेगी? तो गलत है। छात्रा के अभिप्रेरण पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालती है, नहीं उसके अभिप्रेरण पर प्रभाव डाल रही है। छात्रा के कार्य को छात्रा के कार्य को छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम असहायपन की ओर धकेलता है। यही सही है। करा अगर छात्रा यह अपने आप को फील कर रही है कि उसका जो प्रदर्शन है वह सुधर नहीं पा रहा है और वह यह अधिगम को प्रभावित कर रहा है, तो वह इस ऐसी कंडीशन में बच्ची स्कूल छोड़ सकती है, वह ड्रॉप आउट हो सकती है। तो ड्रॉप आउट होने की तरफ यह संकेत करता है। यहाँ पे तीसरा वाला जवाब सही होगा। छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने में सहायक होता है? नहीं। यहाँ पे तीसरा वाला है, वह ड्रॉप आउट होने की तरफ वह जो है वह बढ़ रही है, वह हेल्पलेस हो रही है, यानी वह ड्रॉप आउट होने की तरफ वो फील हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर प्रेरित रखने के में सबसे ज्यादा मददगार होती है? तो सबसे ज्यादा मददगार कौन सी होगी, जबकि जिससे कि वह निरंतर अपने अधिगम को बनाए रखे? उसको बनाए रखने के लिए कौन सा सबसे ज्यादा होगा? विद्यार्थियों में योग्यता की समवृद्धिक धारणा को विकसित करना। चलिए अंग्रेजी में देखते हैं। इनकलकेटिंग इंक्रीमेंटल बिलीफ अबाउट द एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स। यह सही हो सकता है, यह सही हो सकता है। चलिए थोड़ा और अभी आगे देख लेते हैं और देख लेते हैं। इनामों की निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने से बच्चों के अंदर में निरंतर अभिवृद्धि नहीं होगी। एक बार पालेगा बच्चा, दोबारा उसी को पाने की इच्छा करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो लर्निंग उसकी घट जाएगी। असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करता है, यह भी नहीं होगा। विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी अभिलक्षों को बढ़ावा देता है, यह भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा? वहां पे एक का राइट आंसर है एक। विद्यार्थियों में योग्यता को समृद्धि धारणा को विकसित करने में यह मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। 30वां और आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती है? अगर बच्चे कोई त्रुटि करते हैं तो क्या दर्शाता है? निम्न बुद्धि का। निम्न बुद्धि वाले बच्चे ही थोड़ी गलती करते हैं, कम क्षमता वाले बच्चे ये भी थोड़ी गलती करते हैं। उनकी ज्ञान प्रजनन क्षमता, यानी उनके ज्ञान को तैयार करने में अक्षमता, ये भी नहीं हो सकता है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, एकदम सही है। यहाँ पे बच्चा अगर गलतियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है, इसका मतलब कि वह गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग है, उसकी चिंतन की प्रक्रिया अलग है, इसीलिए वह गलतियां कर रहा है। तो उनकी गलतियों को हमें एक तरह से इस तरह से लेना चाहिए कि बच्चे के अंदर में एक डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है पैदा हो रही है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग पैदा हो रही है जो कि वयस्कों से अलग है, तो उन्हें इस तरह से लेना चाहिए। यहाँ पे था यह। चलिए बहुत बढ़िया। तो यह हम आज यहाँ पे 15 प्रश्न जो है यहाँ पे हमारा होता है फिनिश। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही इन 15 प्रश्न जो आज हमने चर्चा की है सीडीपी के, इन 15 प्रश्नों से अगर आपके अंदर में कोई डाउट है तो उस डाउट को आप हमें चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही जो है हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपके अभिप्राय हमारे लिए बहुत ही प्रार्थनीय रहेंगे। हम ऐसे आपके लिए जो है वीडियो लाते रहेंगे। जो सीटेड का प्रश्न है, वो सीटेड के प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न हम आपके बीच में लाते रहेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए 10 दिशा एकेडमी ज्ञानवर्धक शो। आप सभी का बहुत थैंक यू सो मच।